गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है भाई? यस सर। अच्छा, ये अनवी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो जो मैंने दिया था सॉल्व करने को ना, कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट पे वो वॉल से कोलाइड करता है, उसके बाद इस तरीके से वापस वहीं आ जाता है जहाँ से प्रोजेक्ट हुआ था, है ना। तो ऐसे में ई की वैल्यू कितनी होगी अगर दोनों कोलिजन्स में यहाँ और यहाँ ई सेम है? तो ये याद आ रहा है सबको क्वेश्चन? यस। ठीक है यार, किसी ने ट्राई किया था इसको? मतलब अनवी ने तो ऑब्वियसली किया ही था, और किसी ने ट्राई किया था इसको? नहीं। अच्छा, इसको देखते हैं। देखो, ये बात समझना सबसे पहले कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो प्योरली हॉरिजॉन्टल होती है। ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है ना बेटा, एकदम क्लियर है बात ये ना। अच्छा, यहाँ कोलिजन होने पे जो वेलोसिटी है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ना यू एक्स कह देता हूँ। ये वाली यू एक्स तो कभी चेंज होती नहीं है, याद है ना, जब पूरे पाथ में सेम रहती थी ये। अच्छा, जब ये कोलाइड करके वापस जाएगा तो ये थोड़ा सा ई टाइम्स यू एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कम हो जाएगी ना कोलाइड होने पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ सर। ठीक है, पर सर अगर अब इलास्टिक कोलिजन है तो बेटा E1 फिर नहीं तो वन हो रहेगा। जाएगा ना, फिर तो ये वापस यहीं आ जाएगा। देखो, इसी जगह वापस आ जाएगा। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता तो टकरा के ये वेलोसिटी सेम हो जाती, ये एग्जैक्टली यहीं पे वापस आ जाता, जैसा गया है वैसे ही वापस आ जाता। क्या ऐसा हुआ है? नो नहीं हुआ सर। ना। तो इसका मतलब ई जो है वो वन से तो कम ही होगा। तो देखो यहाँ आके गिरा है ये, ठीक है ना। सोच लो अच्छे से ये बात। यस सर। इसके बाद जो मैं कह रहा हूँ वो बात बहुत दिमाग लगा के सुनना, मतलब है ना, दिमाग को एकदम पहले एकदम क्लियर कर लो कोई भी और थॉट से। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना। अगर ये यहाँ नहीं टकराता तो ये t/2 टाइम, कैपिटल T/2 टाइम ट्रैवल करता, बोलो हाँ। अगर ये नहीं टकराता तो यहाँ से यहाँ तक आने में कैपिटल T/2 टाइम कवर करता, बोलो हाँ। अपॉन 2 क्योंकि है क्या बेटा? हाफ, क्योंकि है इसमें नहीं बेटा, देखो ना, टी बाई यहाँ टू। से यहाँ तक टाइम t होता है ना, हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ तक तो T/2 ही रह जाएगा ना बेटा। अच्छा, मुझे लगा आप पूरा कह रहे हो कि नहीं नहीं। नहीं नहीं, सिर्फ यहाँ से हाँ। लेके यहाँ तक जो टाइम होता है वो T/2 होता है। ये बात सही है ना? हाँ सर। अच्छा, जो ये टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें यूएक्स का कोई रोल नहीं होता, बोलो हाँ। हाँ सर। तो इसका मतलब चाहे ये यहाँ से यहाँ तक जाए, चाहे यहाँ से यहाँ तक वापस आए, ये जो टाइम है नीचे गिरने का, ये तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। आराम से सोच लो इस बात को। अच्छे से सोच लो। मैं कह रहा हूं कि चाहे टकराने के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम भी हो गई हो, इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी अभी भी जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो ये टाइम लेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा। यानी इसको यहाँ से यहाँ T/2 में गिरना था, तो ये यहाँ से यहाँ भी जो गिरा है ये T/2 में ही गिरेगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लो। नहीं समझ में आया तो मैं और लॉजिक देके समझाऊं? सर नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया ना, कोई नहीं। चलो ऐसे देखते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, एक एक पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ बना लो। ऐसे ये बना लिया हमने। इस प्रोजेक्टाइल पाथ में कहीं से भी कहीं तक का टाइम जो है ये सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। इस बात को क्लियर कर लो एक बार। हमने प्रोजेक्टाइल में बेसिक चीज यही पढ़ी थी ना, कि वर्टिकल, ये जो ऊपर जाके नीचे आने का टाइम है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड का कोई रोल ही नहीं होता है। इसमें दो चीजों का रोल होता है, एक यू वाई का और एक जी का। यू एक्स का काम तो सिर्फ आगे ले जाना है। सोच लो अच्छे से ये बात। हाँ सर, ठीक है। याद आ रहा है ना? तो अब जब ये यस। यहाँ पे टकराया चाहे नहीं टकराया, इस बात से इररिलेवेंट है कि ये यहाँ टकराता है वॉल से या नहीं टकराता है। इसको नीचे जमीन तक आने में जो टाइम लगेगा वो तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है।
सोच लो, हाँ सर ठीक है है। ना। तो अब चाहे ये टकराए चाहे नहीं टकराए, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, जितना वैसे भी लगना था। कितना लगना था, t/2। तो यहां तक भी जो टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में, वो कितना लगेगा, सोच लो। सर t/2। t/2। अच्छा, इस फैक्ट को बहुत अच्छे से समझना। मान लो मैंने वॉल यहाँ लगा दी होती, लेट से यहाँ लगा दी होती, ये वाला टाइम होता t/4। तो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम बेटा कितना होता, थ्री t/4। यस सर। सही है ना। अच्छा, अब अगर मैंने वॉल यहाँ पे लगा दी, तो इस बार इस पॉइंट पे इसके पास दोनों वेलोसिटी होती, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। तो टकराने के बाद ये ऐसे जाता, इस तरीके से। गेस करो कितने टाइम में नीचे आएगा। सर t/4। नहीं बेटा, 3t/4 ना। देखो यहाँ से यहाँ तक इसको जाना था t/4 में, और नीचे उतरना था कितने में, 3t/4 में। तो अब ये टकरा गया, तो टकराने से मैंने कहा ना वर्टिकल टाइम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा नीचे आने के टाइम में। तो कितनी देर में नीचे आ जाएगा वापस ये। सर लेकिन हाँ हाँ वहाँ पे बोलो। तो वहाँ पर तो उसके पास हम हम्म। लोग का वर्टिकल वेलोसिटी भी था हाँ है ही, ना, राइट? बिल्कुल है। तो वर्टिकल वेलोसिटी देखो, जितनी वर्टिकल वेलोसिटी टकराते हुए इस तरफ थी, वो अभी भी है, बोलो हाँ। इसका तो कुछ यस बिगड़ता सर। ही नहीं है। अच्छा, जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास पहले थी, उसमें भले ही कम हो गया, ज्यादा हो गया, जीरो हो गया, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल तो मैटर ही नहीं करती है। यस सर। तो वर्टिकल वेलोसिटी से ऊपर जाके नीचे आने में जितना टाइम लगता है, चाहे वो इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए, वो सेम होगा कि नहीं होगा, यस सर। है ना। तो अगर उसको यहां से यहां तक 3t/4 लगना था, तो यहां से वो तो वहाँ जहां भी से जाएगा 3t/4 वो भी लगेगा। 3t। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाओगे। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यस वॉल सर। में आधे पे लगाऊं, मैं वॉल कहीं भी लगा सकता हूं। देखो ये, लेट से ये वाला टाइम जो है, ये वाला, ये 3t/4 है। यहाँ वॉल लगा दी मैंने। अब टकराने के बाद जब ये वापस आएगा, कितने टाइम में नीचे उतर जाएगा, t/4। t/4 में। ये लॉजिक समझ गए। यस सर। इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ना मैक्सिमम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यार ये कैसे हो रहा है कि जब वो शॉर्टर पाथ में जा रहा है तो भी टाइम उतना ही ले रहा है। देखो ऑब्वियसली पाथ तो शॉर्टर हो गया ना इसका। अगर नहीं टकराता तो इतने बड़े पाथ में जाता, अब छोटे पाथ में जा रहा है तब भी टाइम उतना ही ले रहा है। शॉर्टर पाथ है, लेकिन जो वर्टिकल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो अनचेंज्ड है। ये बात सही है कि नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो जो वर्टिकल पैरामीटर्स हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं टाइम को। जब वो चेंज ही नहीं हुए तो टाइम उतना का उतना ही लगेगा। आगे बात समझ में। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर ये नहीं टकराता तो इस t/2 टाइम में कितना डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने वाला था। ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करने वाला था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, r/2। r/2। वेरी गुड। तो अगर ये r/2 ट्रैवल करने वाला है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया इतने ही टाइम में t/2 में, उसको e/r/2 कह सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि इसकी स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो e टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है। तो ये डिस्टेंस भी e टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बोलो। यस सर। पक्की बात, ये बात समझ में आ गई। यस सर। अब बेटा आ जाओ यहाँ पे, ये वाला जो कोलिजन हुआ है ना, इसको ध्यान से समझो। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बड़े फिगर में बना दे रहा हूँ। इस वक्त टकराते वक्त इसके पास ये जो वेलोसिटी है, ये फिर से uy हो जाएगी। जब ये यहाँ से निकला था तो uy लेकर निकला था, ऐसे जाता हुआ दीवार से टकराने के लिए uy लेकर निकला था। जब ये इतना नीचे उतर के आ जाएगा तो ये वेलोसिटी नीचे आते हुए वापस uy हो जाएगी। हाँ बोलो। सर। अच्छा, ये वाली वेलोसिटी eux हो चुकी है पहले ही टकराने पे, ये सही है। यस सर। अच्छा, अब ये दोबारा जब जमीन से टकराएगा तो ये वेलोसिटी रिवर्स होके कितना हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी। इस बार ये वाली वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा ना कोलिजन का। ये टकराने के बाद कितना लिखूं मैं यहाँ पे, euy। ई यू वाई। वेरी गुड, है ना, ये हो जाएगी।
यानी ये Yes, वाला sir. जो प्रोजेक्टाइल पाथ है इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी e टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है और वर्टिकल वेलोसिटी भी e टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है। हाँ बोलो, बोलो। हाँ सर. एकदम ठीक है। तो ये जो Yes, रेंज sir. आएगी इस बार, ये वाली रेंज, ये ई स्क्वायर टाइम्स आर आएगी। इस बात को हाँ बोल दो एक बार भाई। जो रेंज होती है हमारी वो ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई ओवर जी होती है। ये भी ई टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, ये भी ई टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो रेंज विल बिकम ई स्क्वायर आर। ये सही है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ई स्क्वायर आर प्लस ई आर बाई टू इज इक्वल टू आर बाई टू? ये यहां से यहां तक कितना है पूरा? Yes, sir. सही है. ठीक है ना बेटा? तो अब देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं टू ई स्क्वायर प्लस ई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो? Yes, sir. क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है आपको? Yes, sir. ऐसे कह सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, इसमें से e प्लस वन तो एक आ जाएगा और टू ई माइनस वन एक कॉमन आ जाएगा। देख लो एक बार इसके फैक्टर मैंने ठीक किए कि नहीं। Yes, sir. सही है. अब e या तो माइनस वन है या प्लस हाफ है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है हमें? So -1 वाला. माइनस वन तो होता ही नहीं है ना, जीरो से वन के बीच में होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सही है। Yes, sir. एक बार अच्छे से देख लो इसको पूरे को, ठीक है ना? कहने को देखो, इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो हमें लगे कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, है ना, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके न सिर्फ मोमेंटम वगैरह को चेक कर लेता है आपको समझ में आया कि नहीं, वो ये भी चेक कर लेता है आपको प्रोजेक्टाइल की नॉलेज कितने अच्छे से है, कि आपको क्या ही बात समझ में आ रही है कि इवन आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल द टाइम ऑफ फ्लाइट ड्यूरिंग जितना देर वो एयर में रहता है दैट विल नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है वो, है ना। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस की पूरी सीरीज है जिसमें ई की अलग अलग वैल्यूज आती हैं, कहाँ पे हमने वॉल लगाई है उसके हिसाब से। तो आप कहोगे तो मैं आपको वो ग्रुप पे डाल दूंगा, उनको ट्राई कर लेना एक बार, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके लिए पहले। Yes, sir. आप ठीक है, भेज दीजिएगा. मैं भेज दूंगा, है ना। तो ये समझ गए सब लोग, है ना, जो भी समझना चाहते हैं? Yes, sir. ठीक है, चलो, है ना, इसको लिख लेना सॉल्यूशन को, मैं पीडीएफ इसका शेयर कर दूंगा आपसे। अभी फिलहाल हम वापस आ जाते हैं, हम लोग टॉर्क पढ़ रहे थे, है ना। टॉर्क, तो टॉर्क में जितना हम लास्ट टाइम होपफुली समझे होंगे वो ये है कि जिस तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन देने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फोर्स। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन देने के लिए हमें टॉर्क चाहिए होता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन? कि अगर एक बॉडी किसी रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन में है, अब रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन क्या हो सकती है? या तो रुकी हुई है यानी घूम नहीं रही है, तो घुमाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? Torque. टॉर्क, ठीक है। अच्छा, एक बॉडी घूम रही है तो उस घूमने की पैरामीटर क्या होते हैं? ओमेगा, है ना। ओमेगा घूमने की स्पीड, है ना। ओमेगा को चेंज करने के लिए क्या लगाना होगा? फिर से टॉर्क, ठीक है ना। तो जो जो रोल होता था फोर्स का इन ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन, वही रोल होता है टॉर्क का किसमें? रोटेशनल मोशन में। फिर हमने टॉर्क को कैलकुलेट करने का एक कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसमें हमने कहा था कि जैसे मान लो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से एक रॉड है हमारे पास जो हिंज की हुई है। ये हिंज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रोटेशन इज ऑलवेज अबाउट अ सेंटर ऑफ रोटेशन, तो हिंज को हम सेंटर ऑफ रोटेशन कह सकते हैं, इसके अबाउट रोटेशन होना है ना। तो अगर इस हिंज के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है
और हम इस तरीके से फोर्स लगा दें, यहाँ पे ये फोर्स लगा दें, तो ये जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते थे हम, सही है ना? यस सर। अच्छा, अब टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता था, कोई मुझे याद दिलाएगा? लाइन ऑफ एक्शन से कुछ करते थे हम। ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन। अब क्या करूं मैं यहाँ पे, ये हो गया O। कुछ याद आ रहा हो किसी को, क्या करते थे इसके आगे? सर लीवर आर्म। हाँ, लीवर आर्म। तो यहाँ से हम वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, और इस लेंथ को लीवर आर्म कहते हैं ना, आर परपेंडिकुलर। ये बात समझ रहे हो? तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा लीवर आर्म का मैग्नीट्यूड आर परपेंडिकुलर टाइम्स क्या? फोर्स का मैग्नीट्यूड, यही होगा। यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अब कोई आपसे पूछे कि ये टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो बता सकते हो क्या? ये टॉर्क लगने पे रॉड किधर घूमेगी? टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे बताओगे, वो बता दो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये सबको क्लियर है एंटी क्लॉकवाइज? किसी को कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे कह दिया हमने? सबको क्लियर है एंटी क्लॉकवाइज? यस सर, क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज। कोई पूछना नहीं चाह रहा है? नहीं सर। चलो, वैसे तो थोड़ा स्टेटिस्टिकली गलत लग रहा है ये, बट आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देखना आ गया है। चलो, तो ये हुआ। तो हमने कहा कि ये इतना टॉर्क लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ऐसे ऐसे कह देते हैं, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। अच्छा, अगर हमें मान लो वेक्टर फॉर्म में से करना होता, तो हम ये जो वेक्टर है O से P को ज्वाइन करने वाला, इसको R वेक्टर कहते, और टेक्निकली हमारा टॉर्क वेक्टर क्या होता? R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ध्यान देना, जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो R परपेंडिकुलर से नहीं लेते, वो एक्चुअल वेक्टर ज्वाइनिंग O टू P है ना, तो R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ये I कैप J कैप K कैप में आंसर आएगा इसका। ठीक है ना? तो इसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट लेने की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना? तो टॉर्क कैलकुलेट करना ये हम करते ही रहेंगे पूरे चैप्टर में। अब टॉर्क काम कहाँ पे आएगा वो देखते हैं, तो लिखो सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, जैसे हमारा सेकंड लॉ इन ट्रांसलेशनल मोशन होता था F इक्वल टू ma, उसी लॉ को कैसे मॉडिफाई करके हम यहाँ पे लिखते हैं रोटेशनल मोशन में, वो देखते हैं। तो सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन है टॉर्क इक्वल टू I एल्फा। लिख लो टॉर्क इक्वल टू I एल्फा, है ना? एल्फा तो से तो हम फेमिलियर हैं, ये तो हम जानते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ तो बेटा ये, कुछ मत करो तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं गलत वो तो वही हुआ ना, हाँ, वो तो मतलब ऐसा ना। Okay. फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्टेट ऑफ लीनियर मोशन में चेंज नहीं होगा, तो अगर हम कोई टॉर्क नहीं लगाएंगे तो स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, यही हुआ ना? ठीक है, तो वो तो हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, है ना? इसलिए हम सेकंड लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम वापस से न्यूटन लॉज पढ़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि टॉर्क का यूज कहाँ पे होगा। तो टॉर्क लगने पे क्या होता है? बॉडी गेन्स एंगुलर एक्सेलरेशन, बॉडी एक्वायर्स एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जिस लॉ के अकॉर्डिंग एक्वायर कर रहा है वो ये है। अब यहाँ पे जो आई है इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना? तो पहले तो इस नाम को समझने की कोशिश करते हैं कि इस नाम ऐसा क्यों है इसका। इनर्शिया हम लोग जानते हैं, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सर वो अपने सेम मोशन में रहना। हाँ, एक बॉडी अपने कैसे स्टेट ऑफ करते हैं? मोशन को प्रिजर्व करना चाहती है, ये बात ठीक है ना? जो बॉडी जितनी इनर्शियल होगी, यानी हम कहेंगे मैसिव होगी, है ना,
वो उसके मोशन में चेंज लाना उतना ही डिफिकल्ट होगा, यानी उतना ही बड़ा फोर्स डिमांड करेगी वो। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये इसको हम कह सकते हैं रोटेशनल इनर्शिया। इसका जो दूसरा नाम हम दे सकते हैं वो क्या है, रोटेशनल इनर्शिया। यानी इस एक कोई बॉडी मान लेते हैं, कोई रिजिड बॉडी मान लेते हैं जो एक सर्टेन टाइप के रोटेशनल स्टेट में है, जैसे मान लो नहीं घूम रही है, तो इसका स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन अभी क्या है, नहीं घूम रही है। किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, है ना। हम ये एक्सिस और सेंटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसकी बात अभी कर लेंगे, ठीक है ना। हमने एक्सिस शायद डिस्कस अभी नहीं किया है। एनीवे, तो अगर अभी इसका स्टेट ऑफ मोशन है नहीं घूमना, और हम इसे घुमाना चाहते हैं इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे या ऐसे घुमाना चाहते हैं, तो हमें किसके अगेंस्ट काम करना होगा, इसके रोटेशनल इनर्शिया के अगेंस्ट काम करना होगा। यानी इसका रोटेशनल इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, क्या ज्यादा लगाना पड़ेगा हमें, टॉर्क। टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये बात समझ गए ना। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, larger will be the amount of torque required by the body to change its state of rotational motion, है ना। बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं। Now why the word moment, तो ये जो वर्ड मोमेंट है ना, इसका मतलब होता है डिस्टेंस रिलेटेड। डिस्टेंस रिलेटेड, कैसे डिस्टेंस रिलेटेड है इस बात को समझते हैं। जैसे हमने कहा था टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क कैलकुलेट करते हुए ना सिर्फ फोर्स कितनी लग रही है ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि कहां लग रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं, सोच लो। क्लियर है। टॉर्क कैलकुलेट Yes. करते हुए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी जरूरी होता है। तो उसी तरीके से हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, तो हम न सिर्फ ये कहते हैं कि जिस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो रहा है वो कितना मैसिव है, कितना भारी है, कितना मास है उसका, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करता है वो एक्सिस से कितना दूर है। ये बात समझना। तो सिंपल इनर्शिया जो होता है, जिसको लीनियर इनर्शिया कहते हैं हम, ट्रांसलेशन इनर्शिया, उसमें सिर्फ मास इंपॉर्टेंट है, हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिर्फ इस बात की बात नहीं करते हम कि हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट इज, हम ये भी कहते हैं हाउ फार इज द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। ये कैसे होता है इस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो बार बार मैंने एक वर्ड यूज किया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस बात पे थोड़ा सी बात करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो आपने एक वो खेल देखा है जिसमें लोग अपनी कमर में एक बड़ा सा रिंग डाल लेते हैं और उसके बाद उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, Yes, sir. इसको हुला हूप कहते हैं, हुला हूप। ठीक है ना। बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसको घुमाने के लिए। इसमें ये जो रिंग घूम रही है, ये इस पर्सन के बॉडी के अबाउट घूम रही है, ऐसा कह सकते हैं क्या हम। इस तरह से इसके अराउंड घूम रही है, ये पर्सन की बॉडी है, इसको एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हमारी रिंग जो है वो इसके अबाउट घूम रही है, ये कह सकते हैं क्या। यस सर, उसको ठीक है। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर उसकी कमर को हम एक्सिस मान सकते हैं ना। हाँ कमर नहीं, एक्सिस नहीं, हाँ ये बात है। कमर से पास होती हुई वर्टिकल लाइन जो है उसको एक्सिस मान सकते हैं। ओके सर। उंगली पे वो की रिंग घुमाया होगा आपने, यस सर। है ना, वो बिल्कुल हुला हुप का एग्जांपल हो गया, नहीं हो गया। यस सर। ठीक है ना। तो उसमें एक्सिस कौन हो गया हमारा, उंगली। उंगली हो गई ये बात, ठीक है ना। और उसके यस चारों सर। तरफ वो जो की रिंग है वो हमारा घूम रहा है। घूम रहा बात है। समझ सकते हैं। हालांकि यस। हुला हुप का एग्जांपल देना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्सिस खुद भी टर्न हो रहा है। अगर आप, मैं हुला हुप कभी आपसे ऐसे ही डिस्कस करूंगा। एक बार जेई ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था, लोग घबरा गए थे, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो एक्सिस खुद है वो एक कोनिकल शेप में घूमता है। अगर आप इस एक्सिस को ट्रेस करोगे, जैसे उंगली के अराउंड अगर हम वो की रिंग घुमा रहे हैं, तो उंगली का पाथ अगर आप ट्रेस करोगे तो उंगली एक कोन में घूमती है। ये वो जॉइंट हो गया जहां हमारी उंगली हाथ से जुड़ी होती है, और ये हमारा फिंगर टिप हो गया। ये फिंगर टिप को ट्रेस करें तो कोन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यस सर। ठीक है ना। तो वो उतने डिटेल में फिर हम किसी दिन और जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है वो, है ना। तब तक आप चाहो तो हुला हुप के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, अगर आपको वैसा शौक है तो, है ना। ठीक, अभी हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल एक्सिस की, है ना। कोई और घूमती हुई चीज का एग्जांपल दे दो मुझे।
कोई और घूमती हुई चीज, कोई भी, कोई। फैन, क्या बेटा? फैन, फैन, हाँ बिल्कुल सही है। जो फैन है हमारा, मतलब फैन में क्या होता है, देखो एक ये होता है, एक हिस्सा ये होता है, और फिर ब्लेड्स लगे होते हैं ऐसे, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो हमारे ब्लेड्स हैं ये टर्न कर रहे हैं ऐसे। तो बताओ एक्सिस कहाँ हुआ? एक्सिस कौन सी लाइन हो गई? वर्टिकल वाली ये लाइन। वाली लाइन जो हो गई ये एक्सिस हो गई, ठीक है ना, ये एक्सिस हो गई, सही है। अच्छा, इस पॉइंट को कह दो सेंटर ऑफ रोटेशन। ये जो पॉइंट यहाँ है सेंटर में, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक, और कोई एग्जांपल दे दो बेटा घूमने वाली चीज का। कोई भी। सब पॉटरी, क्या बेटा? पॉटरी जब मटका बना पॉटरी रहे व्हील जो हैं। होता है, हाँ पॉटरी व्हील जो होता है, पॉटरी व्हील जो होता है, बिल्कुल है ना, वो जिसपे मटका बनाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो व्हील हो गया हमारा ऐसे, ये हमारा व्हील होता है, और यहाँ पे मटका बनता रहता है ना। तो ये लाइन हमारे पॉटरी व्हील का एक्सिस हो जाएगी, और हमारा व्हील जो है वो इसके अराउंड टर्न कर रहा है। ये पॉइंट क्या हो गया बेटा बताओ? ये पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर टॉप लट्टू कहते हैं जिसको, टॉप, टॉप ऐसा होता है ना, थोड़ा और बेटर बना सकते हैं, बट इस तरह से होता है, तो ऐसे रोटेट करता है। ये लाइन इसका एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल में देखो एक्सिस, सेंटर रोटेशन और बॉडी का रोटेशन में एक खास रिलेशन आपको दिखाई देगा। क्या? सोच के देखो। सर एक्सिस परपेंडिकुलर है उससे, किसके परपेंडिकुलर है? बिल्कुल सही पकड़ा सेंटर है। ऑफ एक्सिस। सेंटर के परपेंडिकुलर है नहीं, इसको ऐसे देखो, मैं ना ये टॉप वाला एग्जांपल लेता हूँ। इस टॉप पे कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, लेट्स से इस पॉइंट का मोशन देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सिस, ये हो गया वो पॉइंट, बाकी का टॉप आप इमेजिन करो। तो ये हमारा पॉइंट एक सर्कल में घूम रहा होगा, हाँ बोलो। यस सर। और उस सर्कल यानी कि जो प्लेन ऑफ रोटेशन है, ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, प्लेन ऑफ रोटेशन। सर्कल एक प्लेनर शेप होता है ना, प्लेनर, प्लेनर। तो ये जो प्लेन ऑफ रोटेशन है, एक्सिस हमेशा उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इस प्लेन ऑफ रोटेशन में जो पॉइंट यानी जिसके अबाउट ये घूम रहा है, सेंटर ऑफ रोटेशन, उस सेंटर ऑफ रोटेशन से एक्सिस हमेशा पास करेगा। क्या सेंटर ऑफ रोटेशन मूव करेगा? यस और नो? नो सर। नो, ठीक है ना, ये फिक्स है, मतलब रोटेट नहीं करेगा। मूव करने का मतलब ये समझना। मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, इस यहाँ पे ये एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट भी अपने प्लेन ऑफ रोटेशन में घूम रहा होगा ऐसे। एक्सिस कॉमन हो गया सबके लिए कि नहीं हो गया? यस सर। ठीक है, तो इस बात को समझ सकते हैं कि जब एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है, तो एक ऐसी लाइन जो सभी घूमते हुए पार्टिकल्स के प्लेन ऑफ रोटेशन के क्या हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो। ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दैट, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दैट लाइन हमेशा किस पर रहें? सर एक्सेस पे। बेटा रेस्ट पे रहें, अच्छा। है ना। तो उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सिस एक्सिस ऑफ कहेंगे। लिख लें, रोटेशन। इस बात को लिख लें। Yes. देखो, इन केस ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, in case of a rotating rigid body,
the axis refers to a line that passes through the सेंटर्स देखना, कोई बहुत सारे सेंटर हो सकते हैं ना, हर पार्टिकल का अपना अपना एक सेंटर ऑफ रोटेशन है. Line that passes through the centers of the plane of rotation, centers of the plane of rotation of the particle, of the particles and is perpendicular to the planes, any point lying on the axis remains at rest. Any point lying on the axis remains at rest. ब्रैकेट में लिखना इन केस ऑफ प्योर रोटेशन. ये प्योर रोटेशन क्या होता है ये हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे. Any point lying on the axis remains at rest. ब्रैकेट में लिखा हमने इन केस ऑफ प्योर रोटेशन. तो जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है देयर इज ऑलवेज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करने वाला पॉइंट जो होता है वो रेस्ट पे होता है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया. यहां तक बात समझ गए सब लोग? यस सर. ठीक है. तो अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये देखते हैं, ठीक है ना. तो फिर वही काम करते हैं, हम एक रिजिड बॉडी बना लेते हैं. ये हो गई रिजिड बॉडी, है ना. और ये पॉइंट इसका हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन. और ये लाइन अब क्या कहलाएगी? ये लाइन क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना. तो अब आप क्या करो, यहाँ पे कोई छोटा सा मास ले लो, छोटा सा ये ले लिया, इसको कह देते हैं डीएम. छोटा मास हो गया है. इस डीएम को इस सी के साथ ज्वाइन कर दो. ध्यान देना ये परपेंडिकुलर होना चाहिए. एक्सिस और ये वाली लाइन आपस में क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर. इसको कह देते हैं आर. तो जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंट्रीब्यूट करेगा ये मास, उसको हम लिखेंगे डीएम इंटू आर स्क्वायर. बट क्योंकि डीएम हमेशा बाद में लिखते हैं तो हम इसको लिख देते हैं आर स्क्वायर डीएम. इसको कभी कभी मैथ्स में डबल मोमेंट भी कहते हैं. अगर एक बार आर से मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाता है सिंगल मोमेंट, है ना. ये आप इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे, है ना. और दो बार आर से मल्टीप्लाई हो तो बन जाता है डबल मोमेंट, ठीक है ना. जैसे टॉर्क को हमने सिंगल मोमेंट की तरह डिफाइन किया है, डबल मोमेंट की तरह? सिंगल मोमेंट है ना. तो इसी तरीके से इसमें दो बार आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इसलिए डबल मोमेंट कहते हैं. वो मैथ्स की टर्म है, उससे अभी हम बॉदर नहीं कर रहे हैं. तो इस छोटे से पार्टिकल ने कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंट्रीब्यूट किया? आर स्क्वायर टाइम्स डीएम. अच्छा, अब ऐसे कितने पार्टिकल हैं बेटा यहाँ पे? इनफिनाइट. बहुत सारे हैं ना, मतलब कोई गिनती नहीं है जिसकी. तो अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. हाँ ना बोलो. यस सर. अब यहाँ जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो बॉडी के शेप साइज पर डिपेंड करेगी, जो हम अलग अलग एग्जांपल से देख लेंगे. अभी उसकी टेंशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना. हमने आर कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया है वो बॉडी के शेप साइज पर डिपेंड करेगा. रॉड के लिए कैसे लेना है, रिंग के लिए कैसे लेना है, डिस्क के लिए कैसे लेना है, वो हम बाद में देखते रहेंगे. अभी उसकी टेंशन नहीं ले रहे हैं. लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होता है, बात समझ में आ गई? यस. ठीक है.
अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, एक सब टॉपिक ले लेते हैं जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब ये वर्ड हम कई बार यूज करेंगे, एक होता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम और एक होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम। जैसे आप अगर एक डिस्क कहते हो तो ये तो हुई कंटिन्यूअस मास, पूरा अलग 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 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कंटिन्यूअसली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंटिन्यूअस वाली बात समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, लेकिन डिस्क्रीट वर्ड जो होता है ना, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम कैसे होंगे, जैसे ये एक एक्सिस है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, लेकिन घूम सभी किसके अबाउट रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं इन दिस सिस्टम। ये बात समझ रहे हो? तो पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इस बात को समझना, या कनेक्टेड हैं तो भी पार्टिकल्स इंडिविजुअली क्या है, अलग अलग पार्टिकल की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी का पार्ट नहीं है। तो ऐसे मासेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रीट मास सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो एक डिस्क्रीट मास सिस्टम में मान लो हमारे पार्टिकल हैं m1 m2 m3 और ये सब इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। तो हो सकता है m2 इस सर्कल में घूम रहा हो, m1 इस सर्कल में घूम रहा हो, ये थोड़ा इधर छोटा बन गया लेकिन समझ जाना आप, और ये ऐसे घूम रहा हो इसी एक्सिस के अबाउट। तो आप क्या करो, यहाँ से डिस्टेंस लिख दो r1, ये डिस्टेंस लिख दो r2, ध्यान देना सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने चाहिए, और ये m3 है तो ये कितना हो जाएगा r3। एक बार ये ड्रॉ कर लो सब लोग। यानी इन अ डिस्क्रीट मास सिस्टम हर मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन एक्सिस वो आपको मार्क करना है, r1 r2 r3 r4 ऐसे लिखना है। अच्छा, पीछे बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ रही है आपको? जब मैं बोल रहा हूँ तो पीछे से बच्चों का शोर आ रहा है आपको? Slightly आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ यार, ये बहुत परेशान करते हैं, ये पता नहीं नीचे हैं हमारे यहाँ कोई बच्चे, और ये पता नहीं क्या दिन भर ऐसे चिल्लाते रहते हैं। एक ये गेम खेलते हैं जिसका नाम है कटी पतंग तेरा कौन सा रंग। मैंने आज तक नहीं सुना ये गेम क्या होता है, कभी खेला आपने? नहीं सर। है? पता नहीं यार, मतलब बहुत खेला है, राघवन ने बहुत खेला है भाई। अच्छा चलो कभी ट्यूटोरियल लेते हैं राघवन जी से, कटी पतंग तेरा कौन सा रंग का, है ना। लिख लिया, ड्रॉ कर लिया सबने? तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ हमें एक समेशन करना है किसका, m1 r1 स्क्वायर का, m2 r2 स्क्वायर का, ऐसे जितने भी हैं वो टर्म्स को आपस में जोड़ दो। यानी हर मास का देखना, जैसे m1 का कंट्रीब्यूशन कितना है टुवर्ड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 r1 स्क्वायर, m मास है, डबल मूवमेंट फ्रॉम द एक्सिस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है r1 स्क्वायर, m2 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है m2 टाइम्स r2 स्क्वायर। ऐसे ही हर एक का कंट्रीब्यूशन इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ लिया हमने और सबका सम कर दिया, तो ये बन गया सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, उसमें नया नहीं करना है। प्रैक्टिस कर लें इसकी, डिस्क्रीट मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने की। Yes, sir. ठीक है, चलो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना सब लोग। लेट से हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दोनों m मास के हैं, एक लाइट रिजिड रॉड से जुड़े हुए हैं। ध्यान देना, ये दुनिया में मिलती नहीं है कहीं पे, हमने कहा लाइट रिजिड। एक तो ये लाइट है नहीं, इसका अपना खुद का कोई मास नहीं है, रिजिड है, इसका मतलब कोलैप्स नहीं करेगी, धागा नहीं है ये, रॉड की तरह रिजिड है। फिर उसके बाद ये इस एक्सिस के अबाउट
रोटेट कर रहे हैं ऐसे, एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, इस लेंथ को एल कह देता हूं मैं, एल। तो इसको हम लोग वैसे वो जो डम्बेल होता है वो वाला शेप ले सकते हैं, है ना। दो मासेस हैं, बीच में एक कनेक्टिंग रॉड है, लेकिन यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसका मास हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एक पार्टिकल का कितना है, क्या लिखूं, m इंटू क्या, L²/4। L²/4, और ऐसे कितने हैं, दो। 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/2। ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? यस सर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, सेम अरेंजमेंट लेते हैं। अच्छा इसलिए घूमेंगे कैसे, ध्यान देना, ये एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया, तो ये दोनों इस तरह के सर्कल में घूमेंगे। ये बात समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो इनको घूमता हुआ, इमेजिन कर सकते हो ऐसे? यस सर। ठीक है। अच्छा इस बार मैं एक्सिस यहां से पास करा देता हूं, सेम अरेंजमेंट है लेकिन एक्सिस इस बार यहां से पास हो रहा है। तो इमेजिन करो कैसे घूमेंगे, ये जाएगा ऐसे, ऐसे घूमेगा, और ये ऐसा कैसे ही रहेगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? 0। 0। बिल्कुल 0 हो गया। और दूसरे तो वो वाले तो हिंज है ना सर, तो हाँ वो हिंज की तरह काम करेगा, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही है ना। और ये कितना हो गया बताओ इसका, ml²। ml²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² आ जाएगा, सही है? यस यस सर। ठीक है, और देख लेते हैं, है ना। इस बार मैंने क्या किया कि एक्सिस को सेंटर से तो पास कराया देखो, लेकिन थीटा डिग्री विद द एल कर दिया, एल के साथ थीटा डिग्री पे कर दिया, लाइन जॉइनिंग के साथ थीटा डिग्री पे कर दिया। इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताओगे? इस बार ये ऐसे घूमेंगे, देखना ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, क्या करूं अब मैं, क्या करूं? कोई भी? अरे बेसिक्स क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, आपको मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस चाहिए। तो क्या अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ कर रखा है इस फिगर में? नो सर। नहीं, तो पहले परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉप करना पड़ेगा ना, ये वाला। यस सर। अब मुझे कोई बताओ ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ देखो, ये कितनी है, L/2। 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 ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसको क्या लिखूं मैं? L/2 sin थीटा। वेरी गुड, L/2 साइन थीटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अच्छा दोनों के लिए सेम होगा नहीं होगा ये वाला डिस्टेंस? यस तो मैं सर। 2 टाइम्स m L²/4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कह सकता हूं। बोलो कुछ बोलो, यस हाँ सर। है ना, यस सर। कर लोगे ऐसे? चलो और दूसरे फिगर बनाते हैं, और इस बार अपने से कोशिश करो कि क्या हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इस बार हमने 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ले लिए, ये जोड़ दिया हमने इनको एक रिजिड फ्रेम में से, ये रॉड लाइट और रिजिड है वैसे ही मानते हैं, यहां से एक्सिस पास करा देते हैं। देखो ये एक्सिस हो गया हमारा, इस तरह से रोटेट होना है, एल एल और एल हमारी लेंथ हो गई, एम एम और एम हमारे मास हो गए। फिगर समझ में आ रहा है कैसे रोटेट होंगे? यस सर। चलो शुरू हो जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये बताओ मुझे ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना आएगा सिस्टम का।
Sir, ml square by 2. ml स्क्वायर बाय 2 भी देखते हैं बेटा, सही लग रहा है वैसे, यस सर, मेरा ये आ रहा है। सबका यही आ रहा है। Yes, sir. इसका तो 0 है, ये बात सबको क्लियर हो रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये डिस्टेंस L/2 है, ये बात भी सबको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर बाय 4 यही हुआ, तो ml स्क्वायर बाय 2 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं? अच्छा, इस बार मैं अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना, तो अपने से ट्राई करना। देखो, ये देखो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन सेम रखा, 3 पार्टिकल हैं, वही L डिस्टेंस है और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इनको घुमाने का तरीका इस बार हमने थोड़ा सा बदल दिया। इस बार हम एक काम कर देते हैं कि इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, 3 रिजिड रॉड से ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ध्यान देना एक्सिस कैसे पास कराया हमने, है ना, एक्सिस हमने यहाँ से पास कराया, ये परपेंडिकुलर जा रहा है ये एक्सिस ऐसे, यानी ये ऐसे रोटेट करेंगे तीनों। फिजिट स्पिनर याद है सबको? यस सर। Yes, sir. तो फिजिट स्पिनर में ये 3 तो वो पॉइंट हो गए, ये सेंटर के अबाउट एक्सिस हो गया, और उस के अबाउट फिर वो रोटेट करता था, बिल्कुल कुछ वैसा ही हो जाएगा ये, है ना। तो ये एक्सिस जो पास हो रहा है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है। ये पेपर जिस पे आप ड्रॉ कर रहे हो वो समझ लो आप, है ना, ये तो हो गया हमारा प्लेन ऑफ द पेपर, और ये लाइन जो हो गई ये आर पार जा रही है ऐसे, यानी सामने आपकी तरफ आ रही है, ऐसा इमेजिन कर लो। ठीक है, तो ये वाली लेंथ को हमने आर कहा था, याद रखना, एल कहा था, सॉरी, ये हमने एल कहा था। तो इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? देखो, ये मैं आर आर और आर कह देता हूँ, ये आर हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस पर तो कोई शक ही नहीं है, आर आर और आर, हाँ ना बोलो। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3mr², इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है आर को एल की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है मुझे कैसे लिखेंगे? थोड़ी सी ज्योमेट्री की नॉलेज चाहिए और कुछ नहीं है बस। अगर आपको ज्योमेट्री में याद हो कि ये सेंट्रॉइड होता था, ये अगर एल है तो ये लेंथ कितनी होती थी, किसी को याद हो? आ रहा है, किसी को याद आ रहा है? ये सेंट्रॉइड वेंट्रॉइड भूल गए कि सेंट्रॉइड भी कुछ होता था? सेंट्रॉइड सर। सर हम्म। इस लाइन को क्या कहते आई थे थिंक बेटा? 1:2 इस लाइन को में डिवाइड क्या करते कहते थे? थे। इस लाइन को क्या कहते थे? इक्विलेटरल ट्रायंगल में या किसी भी ट्रायंगल में इस लाइन को क्या कहते थे हम? हाइट, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड, है ना, ऑल्टीट्यूड, बिल्कुल सही है। अच्छा, सेंट्रॉइड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता था, ये बात याद आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये 2/3 ऑफ द ऑल्टीट्यूड है? यस सर। अच्छा, नाउ ऑल्टीट्यूड इटसेल्फ कितना है? ये थीटा है, ये एल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एल है, तो ये पूरा कितना हो गया? L sin theta. एल साइन थीटा। तो Sin मैं यहाँ पे 2/3 एल साइन 60 लिख दूं, चलेगा? Yes, sir. साइन 60 याद है कितना होता है? √3/2. √3/2, तो ये मेरे पास कितना आ गया? L/√3 आ गया। L/√3 चेक कर लो। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3m L²/3, तो आंसर ml²/3 है, ml² आ जाएगा। चेक कर लो एक बार। सर लेकिन लेफ्ट मास, हम्म,
सिंस एक्सिस पर ही लाई करेगा ना, तो फिर तो उसको कौन एक्सिस जीरो पे नहीं लाई करेगा लेंगे बेटा? कौन सा वाला? सर, लेफ्ट वाला। नहीं यार बेटा, ये तो नो 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 नो, देखो समझो, देखो ये ट्रायंगल समझ पा रहे हो आप? ये ट्रायंगल हमारा एक प्लेन में है पूरा, ये सही है, और एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब वो 3D में है, वो एक्सिस ऐसे ऐसे पास हो रहा है आर पार, तो कोई भी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, इस बात को समझ रहे हो? हाँ सर, ठीक है, ओके। ठीक है ना? ट्राई टू इमेजिन द ट्राइंगल ऑन द पेपर ऑन विच यू आर राइटिंग। एक बार उस जिस पेपर पे आप लिख रहे हो उस पे ट्राइंगल को इमेजिन करो, और उसके बाद ये जो सेंटर है यहाँ पर अपना पेन या पेंसिल जिससे भी आप लिख रहे हो उसको वर्टिकली खड़ा कर दो, तो वो आपका एक्सिस हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो? इस पॉइंट पे अपना पेन या पेंसिल को वर्टिकली ऐसे रख दो, परपेंडिकुलर टू द टेबल जिस पे आप लिख रहे हो। हाँ सर, ठीक है, समझा समझ गए? एक्सिस समझ गए? तो कोई भी एक्सिस से पास नहीं हो रहा है, इनफैक्ट तीनों सिमेट्रिकली लोकेटेड है एक्सिस से, सिमेट्रिकली। तो जो एक के लिए आ रहा है वो सबके लिए आ रहा है, समझ गए? इस पॉइंट पे आपको एक Yes, बात sir. रियलाइज करनी पड़ेगी कि कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमारी इमेजिनेशन जो है, तो वो अच्छी होनी चाहिए, दूसरी बात है हमारी ज्योमेट्री भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, इमेजिनेशन तो बहुत बढ़िया है, ज्योमेट्री में बिल्कुल ही गोल है ना? तो वो प्रैक्टिस करते चलना। जैसे क्या था, कई जगह अभी तक हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ती थी, तो वेक्टर हमने होपफुली अपने ठीक कर लिए होंगे। अब यहाँ पे जरूरत पड़ रही है हमें किसकी? जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी, तो वो भी साथ साथ ठीक हो जाने चाहिए। और देखते हैं, ये तो खैर बहुत इजी हो जाएगा अगर मान लो इसी में हम इसको एक्सिस बना दें। ये लाइन हमारा एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे घूमेगी बॉडी, इस लाइन के अबाउट, ये एल हो गया। इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कौन बताएगा? इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? 0. 0। तो इस अकेले का ही रह गया। ये लेंथ किसके बराबर है? L. नहीं बेटा, हाँ. ऑल्टीट्यूड के बराबर हो ना, ऑल्टीट्यूड के बराबर। ऑल्टीट्यूड को अभी अभी क्या लिखा था हमने? √3L/2. √3L/2 का स्क्वायर कर दूं मैं यहाँ पे ना, सही है ना? तो मेरे पास ये 3ml²/4 आ जाएगा कि नहीं? चेक करो एक बार, अच्छे से समझ लो। बोलो, कुछ बोलो। Yes, sir. समझ गए अच्छी तरह? देखते हैं, मतलब तो क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा। 4 पार्टिकल ले लेते हैं, है ना? चारों m मास के हैं और एक स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पे सिचुएटेड है। अलग अलग एक्सिस बनाते हैं। देखो इस बार हमने एक्सिस बनाया, ये मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा। इस बार ये एक्सिस बना दिया हमने, ये इस एक्सिस के अबाउट ये सिस्टम रोटेट करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? अब आपको एल किसे लेना है? आपको ये लेंथ को एल का है ना, स्क्वायर की साइड को, तो एल की टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। हाँ भी कर रहे हैं सॉल्व। सर ये एक्सिस मतलब हाँ बेटा, प्लेन के परपेंडिकुलर है कि प्लेन में ही पास हो रहा है, डायगोनल है बेटा। प्लेन में ही है? अच्छा, चला, ये स्क्वायर हो गया, तो ये डायगोनल एक्सिस है, डायगोनल से पास हो रहा है, ओके सर. ठीक है ना? तो ऐसे घूमेगी बॉडी, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों, ये तो ऐसे सर्कल में घूमते हुए पाए जाएंगे आपको। ऐसे थोड़ा सा बना भी देता हूँ मैं 3D में उस सर्कल को, और ये वाला फिक्स रहेगा ऐसे। ml²/2 अभी देखते हैं बेटा, है ना? सारा खेल क्या, देखो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0. 0। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है ये हाफ द डायगोनल है, हाँ बोलो। Yes, sir. है। Yes, sir. डायगोनल कितना लेंथ का होता है बेटा? स्क्वायर का डायगोनल
√2L. √2L, तो उसका आधा L/√2 होगा, हाँ बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ml²/2. L/√2 का स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, देख लो अच्छे से एक बार। Yes, sir. तो ml² आ गया आंसर ना, सही है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इस बार हम स्क्वायर तो बना रहे हैं, थोड़ा सा 3D में सोचना, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, लेकिन जो एक्सिस है हमारा वो यहां से पास हो रहा है, इसके अबाउट घूम रहा है ये ऐसे। तो एक्सिस इस बार सेंटर से पास हो रहा है और स्क्वायर के प्लेन के क्या है? Perpendicular. परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इस वक्त ये लेंथ को L ले रहे हैं हम, ये वाली लेंथ L है ना। तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। करो सॉल्व इसको, कैसे करोगे? क्या इस बार किसी का भी कंट्रीब्यूशन जीरो है, यस और नो? नो सर। No, sir. किसी का जीरो नहीं है। क्या सबका कंट्रीब्यूशन एक जैसा है, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, किसी भी एक का लिख के 4 से मल्टीप्लाई कर दें, Yes, sir. हो जाओ शुरू। ठीक है, लिखें। ये डिस्टेंस L/√2 है, हाँ बोलो, yes sir. है ना। तो हमारे पास 4 टाइम्स ml²/2 ये आंसर आ जाएगा। Yes sir. तो 2ml², ये सही है। Yes, sir. ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कुछ कुछ। डिस्क्रीट Yes, sir. मैथड्स के लिए आपको सिर्फ ये देखना होता है कि हर पार्टिकल का अपना एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड व्हाट इज दैट कंट्रीब्यूशन? m टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस r का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली देख लें, सबके कंट्रीब्यूशन आपस में ऐड कर दें, तो टोटल आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाता है। मुश्किल तो नहीं लगा इसको? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी, और जो हमारा अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ लेंगे कि अगर मान लो हमारे पास ज़्यादा मतलब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस मास कैसे हो जाएंगे? रॉड, रिंग, डिस्क, हॉलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, कोन, है ना, ये सारी चीज़ें अगर हों तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो कैलकुलेट कैसे होते हैं, थोड़ा सा ये आइडिया लेंगे, क्योंकि उसमें मैथ्स जो इन्वॉल्व होती है तो हम बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, वो बाद के लिए छोड़ देंगे, लेकिन जो फॉर्मूला आएगा वो याद कर लेंगे अभी के लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास एक डेटाबेस इकट्ठा हो जाएगा जिसमें बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे वो एग्जांपल, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में वो कैविटी वाले एग्जांपल लिए थे, याद आ रहे हैं सबको? Yes sir. है ना। तो वहां पे हम सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉडी विद अ यूनिफॉर्म कैविटी कैलकुलेट करते थे। यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉडी हैविंग अ यूनिफॉर्मली शेप्ड कैविटी, ठीक है ना। वो सारी चीजें अगली बार पढ़ लेंगे, तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लें, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है जी। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.